हेलो एवरीवन, केडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जिसका नाम क्या है, जिसे हम बोलते हैं भूगोल, या इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि भूगोल में हमें पढ़ना क्या होता है ना। तो इसको अगर हम विभक्त करें तो भू का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भू का मतलब है भूमि से, और भूमि से मतलब किसकी बात हो रही है, पृथ्वी, है ना। और गोल, जो भूमि गोल है उसकी बात करेंगे, मतलब यहां पे हम किसकी बात करने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो जो हमारा पृथ्वी है वो किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। हमारा जो पृथ्वी है वो किसका पार्ट है, सौर मंडल का पार्ट है। सौर मंडल किसका पार्ट है, सौर मंडल पार्ट है आपका गैलेक्सी का। और गैलेक्सी किसका पार्ट है, गैलेक्सी पार्ट है यूनिवर्स का। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद हम देखेंगे गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद हम देखेंगे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, देन हम किस पे आ जाएंगे, अपनी पृथ्वी पे आएंगे, है ना। तो भूगोल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है हमारा विश्व का भूगोल, और दूसरा क्या होगा, हमारा भारत का भूगोल, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं पहले कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, है ना। यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है आज से लगभग 13.2 अरब साल पहले, 13.2 अरब साल पहले ब्रह्मांड में एक बहुत ही छोटा कण था, जिसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और विस्फोट के उपरांत सारी चीजें बनी हैं। बहुत सारी थ्योरी दी गई है, लेकिन सबसे जो अभी तक माना जाता है सही थ्योरी, उसको क्या बोला जाता है, बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी माना जाता है। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, और बैंग मतलब क्या होता है, धमाका। बड़ा धमाका हुआ किसमें, एक छोटे से पार्टिकल में, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, यूनिवर्स का निर्माण हुआ है ना। ब्रह्मांड पहले देख लेते हैं क्या है, इसके बाद हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखें, एक छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े मंदाकिनियों का समूह ब्रह्मांड में विद्वान है। अगर आप आकाश में देखोगे तो ऊपर आपको जो भी चीजें दिखाई देती है वो किसका पार्ट होता है, ब्रह्मांड। यानी सामान्य शब्दों में यह बोला जा सकता है कि हर एक वस्तु जो अस्तित्व में है वो ब्रह्मांड में विद्वान है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भी किसका पार्ट है, एक ब्रह्मांड का ही पार्ट है। तो दुनिया में जो भी चीजें हैं वो क्या है, ब्रह्मांड। एक ऐसे ही आपको एग्जांपल बताया गया है, अंतरिक्ष। ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी दो खगोलीय पिंडों के बीच के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतरिक्ष करते हैं, है ना। जैसे ये शुक्र ग्रह है और ये कौन सा ग्रह है, ये पृथ्वी है। इन दोनों बीच का जो स्पेस है, मतलब खाली जगह है, उसे क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, अंतरिक्ष बोला जाता है। अब हम जैसा आपको बताया कि अंतरिक्ष या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा। बिग बैंग, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं महाविस्फोट सिद्धांत के द्वारा हमारी पृथ्वी का, गैलेक्सी का, यूनिवर्स का, अंतरिक्ष का, ब्रह्मांड का, सबका निर्माण इसी के द्वारा हुआ है। अभी तक ऐसा माना जा रहा है। आगे चलकर हो सकता है कोई और थ्योरी आ जाए इससे भी बेटर, जो साइंटिस्ट बता सकते। देखिए, यह सिद्धांत 1920 के दशक में बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंट्रे द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा, जॉर्ज लेमेंट्रे द्वारा। कब, 1920 के दशक में। इसके अनुसार उन्होंने क्या बोला, पहले ही आपको बताया है, ब्रह्मांड का निर्माण लगभग कब, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 13.7 अरब वर्ष पूर्व, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के सभी तत्वों का निर्माण एक छोटे से कण से हुआ है। कैसे हुआ, एक छोटे से कण से। अब एक छोटा सा कण है, इसका द्रव्यमान बहुत बढ़ गया। तो किसी भी चीज का द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, लास्ट में विस्फोट होगा, और विस्फोट होकर क्या होगी, चीजें उससे दूर जाएगी। इस छोटे से कण का द्रव्यमान इतना बढ़ गया कि इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के उपरांत चीजें क्या हुई, एक दूसरे से दूर गई, जिसके कारण देखो लिखा हुआ है, जो विस्फोटक पैमाने पर फट गया और बिखर गया। और अभी भी निरंतर ये बिखरता जा रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है। तो आपसे पूछेगा बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार
अभी कैसा है, तो ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी निरंतर बिल्कुल क्या है, जारी है। मतलब ब्रह्मांड अभी और एक्सपैंड हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, ब्रह्मांड की वृद्धि हो रही है। देखिए अब ब्रह्मांड की जब वृद्धि होगी तो बिग बैंग के अनुसार जब ये फटा है ना, तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण के बाद हमारे क्या बने, गैलेक्सीज बने। गैलेक्सी के बाद क्या बने, तारे बने। तो सबसे अगर पूछेगा कि ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ी कोई इकाई है तो वो क्या है, स्टार्स। सबसे पहले क्या बने, तारे बने। तारों के बाद क्या बना, ग्रह बना। तारों के बाद अगर पूछेगा आपसे क्या बना, ग्रह बना। ग्रहों के बाद क्या बना, उपग्रह बना। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तारे क्या है, सूर्य भी क्या है, हमारा एक तारा है। तो तारों का निर्माण सबसे पहले कैसे हुआ, उसके बाद ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद उपग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए पहले आप ये छोड़ दे स्लाइड को, मैं आपको बताता हूं। जब बिग बैंग सिद्धांत हुआ तो तारों का जो निर्माण हुआ, तो जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनमें क्या हो गया, तारों का निर्माण हो गया। अब देखें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस हो गई, हाइड्रोजन। कौन सी गैस, हाइड्रोजन। और 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर क्या निर्माण किया इन्होंने, एक हीलियम मॉलिक्यूल का। मतलब जो तारे आए उनमें स्टार्टिंग में अप्रोक्स 99% कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन थी। 99% कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन थी। अब आप जानते हो कि ग्रहों में ना तो प्रकाश होता है, ग्रहों में ना ही प्रकाश होती है और ना ही ऊष्मा होती है या हीट होती है, लेकिन तारों में खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है। यही अंतर है तारों, ग्रह और उपग्रह में। तारों के पास खुद की प्रकाश, खुद की ऊष्मा होती है, जबकि ग्रह और उपग्रह में ना तो उनके पास खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है। वो किनके प्रकाश और ऊष्मा से मतलब प्रकाश आता है हमारे पृथ्वी पे या किसी भी ग्रह से, तारे। सूर्य क्या है, एक तारा है। हमारे पृथ्वी पे जो भी हमें लाइट मिलती है या हीट मिलती है, हमें गर्मी लगती है ना, और लाइट मिलती है, वो किसके कारण, सूर्य के कारण। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है ना, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि तारे जो होते हैं या तो वो बड़े होते हैं या वो छोटे होते हैं। छोटा मतलब ऐसा नहीं कि तारे बहुत छोटे होते हैं, वो प्लेनेट से बड़े ही रहेंगे, लेकिन खुद के कंपैरिजन में, जैसे मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य एक तारा है, बहुत बड़ा तारा नहीं है सूर्य, सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं। तो जो भी तारे हैं इनका भी एक क्या होता है, जीवन काल होता है। तारों का भी क्या होता है, एक जीवन काल होता है। अगर एक तारे की मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में जब भी तारे बने तो क्या हुआ, उसमें सबसे ज्यादा 99% कौन से गैस थे, हाइड्रोजन। अब तारों में अगर मैं बात, आप पूछोगे कि ग्रहों में प्रकाश और ऊष्मा क्यों नहीं होती है, तारों में क्यों होती है, क्योंकि ये जो 99% हाइड्रोजन है इसमें, तो इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना, है ना। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर एक किसका, हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करते, याद रखेंगे। और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है, नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो जो हमारा परमाणु बम होता है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, चीजें क्या होती है, टूटती है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन, चीजें क्या हो रही है, जुड़ रही है। 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके एक हीलियम के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और ये प्रोसेस में इतनी बड़ी एनर्जी रिलीज होती है। जब 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एक हीलियम का मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जिसके कारण किसी भी तारे में क्या हो जाता है, या तो प्रकाश और ऊष्मा आ जाती है और वो चमकने लगता है ना। उसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, किसी भी तारे, मैंने बोला अप्रोक्स 99% क्या होते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन जब 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलके एक हीलियम का निर्माण करेंगे तो उस तारे में क्या होगा, हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, हीलियम बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं सूर्य की, है ना, तो सूर्य में अभी 71% के आसपास क्या है, हाइड्रोजन है, और 29% के आसपास क्या है, हीलियम है। और ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य में भी निरंतर
चल रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा, हीलियम। क्यों हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, हीलियम का। तो ये लिखा हुआ है तारों का जीवन चक्र, है ना। तो जब किसी भी तारे में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सिर्फ हीलियम बचेगा, तो उस अवस्था में क्या होगी, 3 चीजें हो सकती है। या तो वो तारा लाल दानव अवस्था में चला जाएगा, या वो ब्लैक होल बन जाएगा, या वो सफेद बामन बन जाएगा। ऐसे भी अभी आप अगर मॉर्निंग में सूर्य को देखते हैं तो वो कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, उसकी रेज कैसी दिखती है, व्हाइट। लेकिन अगर आप शाम में देखोगे तो वो थोड़ा आपको ऑरेंज दिखेगा। तो बेसिकली ये जब प्रोसेस हो रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हाइड्रोजन और हीलियम बनते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण ही वो हमें उसका कलर डिफरेंस दिखाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो हाइड्रोजन है इसको हीलियम में कन्वर्ट होने में टोटल कितने साल लगेंगे, तो आप याद रखेंगे इसको लगेंगे 10 अरब वर्ष। कितने, 10 अरब वर्ष। मतलब एक जो तारा है उसमें सारे हाइड्रोजन को खत्म होके हीलियम बनने में कितने साल लगेंगे, 10 अरब वर्ष। पिछले 5 अरब वर्ष से सूर्य जो है हमें हीट और लाइट दे रहा है, कितने से, 5 वर्ष। तो बहुत बार ये पूछा गया है कि सूर्य की वर्तमान आयु, तो टोटल किसी की आयु है 10 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष से हमें दे रहा है, मतलब सूर्य जो है हमें 5 अरब वर्ष तक और क्या देगा, हीट और लाइट देगा। मतलब सूर्य की प्रेजेंट आयु 5 अरब वर्ष, और किसी भी तारे की टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि उसका जीवन चक्र कितना होता है, तो वो होता है 10 अरब साल का। और एक चीज और समझ लें आप कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो हमारे पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं है ना, क्योंकि सूर्य के कारण ही हमारे पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं उससे जीवन संभव है। चलें, ये समझ गए आप, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्लैक होल, जब मैंने क्या बताया कि कोई भी तारा है उसमें क्या होता है प्रोसेस कि हाइड्रोजन से हीलियम बनते रहता है, तो इसमें जब क्या हो जाता है कि हीलियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो सारा जो इसकी एनर्जी है वो एक सेंटर में आ जाता है। अभी क्या है, पूरे चारों तरफ एनर्जी है, लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होगा, हीलियम बस बचेगा, तो सारी एनर्जी क्या होगी, इसके सेंटर में आ जाएगी। आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत सुना होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि इससे लाइट भी पास नहीं कर पाती है ना। यह गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां पे इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है कि सभी चीजों को बिल्कुल अपने अंदर खींचने की ताकत रखता है ना। विद्वानों ने यह आप धारणा की कोई भी वस्तु ब्लैक होल को पार नहीं कर सकती है ना, यहां तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के अंदर विलुप्त हो जाता है। मतलब इसके अंदर कोई भी चीज पार नहीं कर सकता। अगर लाइट भी इसके अंदर हम भेजेंगे तो वो कहां जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, है ना। मतलब देखें, अगर लाइट यहां से आएगा तो वो सिंपल ऐसे नहीं, यहां से ऐसे घूम के चला जाएगा। इसके बारे में आगे से हम डिटेल से बात करते हैं। अब देख लेते हैं एक स्लाइड, तारे मंडल क्या होते हैं, मतलब तारा मंडल क्या है। तो आपने रात में आकाश में देखा होगा कि बहुत बहुत इस तरीके के आपको शेप दिखते हैं। तो तारामंडल कुछ नहीं है, छोटे छोटे तारों के समूह जो अंतरिक्ष में एक निश्चित आकार देते हैं। जैसे 7 तारे हैं, आप देखोगे तो आपको एक डिजाइन मिल जाएगा इस तरीके से। तो छोटे छोटे तारों के समूह जो अंतरिक्ष में एक आकार देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तारामंडल बोला जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। मतलब 88 ऐसे तारों का समूह है जो कोई शेप फॉर्म करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तारामंडल बोला जाता है। अब हम बात करते हैं जब ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड में सबसे पहले जो चीज बनी वो क्या बनी, गैलेक्सी। जब हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसमें सबसे पहले जो चीज बनी वो क्या बनी, गैलेक्सी। देखें, और गैलेक्सी क्या है, लाखों करोड़ों या अरबों तारों के समूह को क्या बोला जाता है, मंदाकिनी बोला जाता है या गैलेक्सी बोला जाता है। वर्तमान समय में खगोल शास्त्रियों के अनुसार 100 अरब, बहुत लोग अनगिनत भी बोलते हैं, या बहुत लोग क्या बोल सकते हैं उसको, 100 अरब बिलियन मंदाकिनी मानी जाती है। मतलब ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है, तारों का समूह है।
एक मंदाकिनी या एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे होते हैं। मतलब सिंपल ये समझे, ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है और एक गैलेक्सी के कारण कितने, उसमें 100 अरब क्या आ जाते हैं, तारे। तो इस कारण से अगर मैं पूछूं आपसे तारों की संख्या तो क्या बोलोगे, अनगिनत। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ऐसे इसी में तो 100 अरब के आसपास है तारे, और ऐसे ऐसे कितने गैलेक्सी हैं, 100 अरब। तो आप सोच भी नहीं सकते हो कितने तारे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मंदाकिनी। देखें, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक तो स्पाइरल है, एक इलिप्टिकल है और एक इरेगुलर है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे। उसका आकार कैसा है, स्पाइरल है ना। एक होता है इलिप्टिकल गैलेक्सी, इलिप्टिकल शेप का, और एक इरेगुलर, मतलब ये कैसा भी हो जाता है। आपको मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना है स्पाइरल। हमारी जो पृथ्वी है वो किस गैलेक्सी का पार्ट है, तो स्पाइरल गैलेक्सी का पार्ट है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। जो ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी है उसमें एक गैलेक्सी है हमारा, कौन सा, मिल्की वे, जो किस शेप का है, स्पाइरल शेप का है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, मंदाकिनी, इसके बारे में हम अपनी गैलेक्सी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। हमारी मतलब पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का नाम क्या है, आकाशगंगा, या इंग्लिश में आपको क्या बताया मैंने, मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी मंदाकिनी का आकार अभी आपको बताया सर्पिलाकार या गोलाकार है ना। किस शेप का, तो ऐसा भी बना हुआ था, इस शेप का, सर्पिलाकार है। हमारी मंदाकिनी में कुल 30 करोड़ तारे मौजूद हैं। कल्पना लगाया गया है, ये कंफर्म नहीं है, माना जाता है कितने तारे हैं, 30 करोड़, बाकी इससे भी क्या है, बहुत ज्यादा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की ओरियन भुजा में स्थित है। क्या है ये आपको बताता हूं, ओरियन भुजा क्या चीज है आगे चल के, हमारे जब सौरमंडल हम पढ़ेंगे। हमारा सौरमंडल अथवा सूर्य आकाशगंगा के केंद्र का एक परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। देखें, अब बहुत लोगों को लगता है कि सूर्य परिक्रमा नहीं करता है ना, सूर्य बिल्कुल क्या है, स्थिर है। नहीं, सूर्य भी परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, वो जो भी गैलेक्सी हैं उनके सेंटर की परिक्रमा करता है। चलिए बात करते हैं क्या है उसकी सेंटर की परिक्रमा, किस तरीके से करता है वो। ठीक है, ये है हमारा सूर्य, ये क्या है, शन, और ये क्या है, मंदाकिनी, मतलब ये क्या है, गैलेक्सी। अब इसी गैलेक्सी के अंदर मान लेते हैं यहां पे क्या है, एक सूर्य है, बहुत सारे तारे हैं, है ना। सिर्फ सूर्य के अलावा भी कितने, 25 करोड़ या बहुत ज्यादा है। उसमें से हमने क्या मान लिया, एक ये सूर्य है, ये जो है ये गैलेक्सी का क्या है, सेंटर है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बल्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी के सेंटर को क्या बोला जाता है, बल्ज। और ये जो सूर्य है इस बल्ज की परिक्रमा करता है। कितने सालों में, इसको लगते हैं 25 करोड़ वर्ष, जिसे सौर वर्ष बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सौर वर्ष। सिंपल वे में आप ये समझें कि सूर्य जो है वो मंदाकिनी के सेंटर, जिसे बल्ज बोला जाता है, उसकी परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। देखें, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है। आकाशगंगा मतलब किसकी बात हो रही है, हमारे गैलेक्सी की। हमारे गैलेक्सी, आप पूछ ले आपसे पृथ्वी के सबसे नजदीक गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा, इंग्लिश में एंड्रोमेडा, और ऐसे क्या बोला जाता है, देवयानी। हमारी पृथ्वी या हमारा सौरमंडल या हमारी गैलेक्सी, तीनों के नजदीक जो सबसे गैलेक्सी उसको बोला जाता है एंड्रोमेडा। ये भी किस शेप में है, तो ये भी स्पाइरल शेप में है ना। इसका आकार भी क्या है, सर्पिलाकार अथवा गोलाकार है। मंदाकिनियों का एक समूह जो स्थायी समूह के नाम से जानते हैं, उसमें कुल कितने मंदाकिनी है, 32। अभी आपको बताया 100 अरब मंदाकिनी है, कितने, 100 अरब। उसके अंदर भी बहुत सारे क्या है, तारा है। आकाशगंगा एवं एंड्रोमेडा भी इसी समूह का हिस्सा है ना। जो मंदाकिनियों का एक हिस्सा है जिसमें कुल कितने मंदाकिनी है, 32 मंदाकिनी है, उसी में क्या आता है, हमारा एंड्रोमेडा भी आता है।
अब बात कर लेते हैं हम सोलर सिस्टम के। पहले उसके पहले एक चीज समझ ले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है हमारा एक मंदाकिनी, एक क्या है, गैलेक्सी है। इसमें बहुत सारे तारे हैं, अनगिनत क्या है इसमें तारे हैं। और इसमें फिर क्या है, इसी में सारा क्या है, प्लैनेट से हमारे ग्रह हैं। और इसी में फिर क्या है, उपग्रह हैं बहुत सारे। जो भी है सब इसके अंदर है, एक गैलेक्सी के अंदर ही माना जाता है। अब हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया है ना। अब सूर्य के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद एक आता है सोलर सिस्टम, जो सूर्य के चारों ओर क्या करेगा, परिक्रमा। देखें ये मान लेते हैं ये एक तारा है ना, गैलेक्सी का। इसमें फिर एक सौर मंडल है जिसमें टोटल अभी कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और ये सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस तरीके से मिला के बहुत सारे सौर मंडल हमारे गैलेक्सी में है। सिंपल वे में आप ये समझें कि बहुत सारे गैलेक्सी के समूह को, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। और बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी। मतलब सौर मंडल, बहुत सारे सौर मंडल मिलके क्या बनाते हैं, गैलेक्सी या आकाशगंगा। और बहुत सारे आकाशगंगा मिलके किसका निर्माण करते हैं, ब्रह्मांड। बहुत सारे तारे और उपग्रह मिलके किसका निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम का। समझ गए आप। ग्रहों के समूह को सोलर सिस्टम कहते हैं, गैलेक्सी के समूह को यूनिवर्स कहा जाता है, और जो सोलर सिस्टम के समूह को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी कहा जाता है। अब जो बहुत सारे करोड़ों गैलेक्सी हैं, करोड़ों मंदाकिनी हैं, उसमें जो हमारी मंदाकिनी है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे, है ना। हमारे जो गैलेक्सी है उसको क्या बोला जाता है, मिल्की वे। एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है हमारे सौर मंडल का। ये इनका बढ़ता क्रम है और हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। तो बहुत बार सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार, सूर्य से घटती दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार, उपग्रहों के अनुसार इनकी स्थिति पूछी गई है। इस डायग्राम को पहले आप ध्यान से देखोगे तो कुछ बड़े बने हुए हैं ग्रह, कुछ क्या है, छोटे बने हुए, क्योंकि जैसा है उसी प्रकार का बना हुआ है। इस एक डायग्राम से मैं आपको पूरा सोलर सिस्टम बता दूंगा। सबसे पहले अगर ग्रह की मैं बात करूंगा तो कौन सा है, बुध, है ना। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब अगर इसमें पूछा जाएगा पृथ्वी तीसरे नंबर का, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा आपको प्लेनेट या ग्रह कौन सा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे बृहस्पति। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा मरक्यूरी। स्टार्टिंग के जो ये 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या इसको बोला जाता है, आंतरिक ग्रह। और बाद के जो ये 4 हैं इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। इन दोनों के बीच में एक ये बेल्ट पाया जाता है। क्या पाई जाती है, एक पट्टी, जो क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी होती है। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या है, जो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा एक परिभाषा दिया गया है कि हम उसी को ग्रह में कंसीडर करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। अभी प्लूटो को भी ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है क्योंकि ये बहुत छोटा ग्रह था। इसको क्या बोल दिया गया, इसको बौना ग्रह बोल दिया गया, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड थे उसको फॉलो नहीं किया गया। हाँ, अब क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर बिल्कुल घूमते हैं, लेकिन ये साइज में बहुत छोटे हैं, इस कारण से इनको नाम क्या दे दिया गया, क्षुद्र ग्रह।
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्षुद्र ग्रह कहां पे पाए जाते हैं, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह कहां पे पाए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन रहेगा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच, बिल्कुल सही है। या पूछा जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रहों के बीच, या फिर मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, अब इनके आकारों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मैंने आपको क्या बताया, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। याद रखेंगे, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद नंबर आता है हमारे पृथ्वी का। तो हमारा जो पृथ्वी है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद शुक्र आ जाता है 6ठे में, 7वें में क्या आ जाएगा, मंगल, और सबसे छोटा और आखिरी 8वें में क्या आ जाएगा, आपका मरकरी या बुध आ जाएगा। ये आप समझ गए। बहुत सारी चीजें इसे पूछी जाएगी, एक डायग्राम से आप समझेंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह मरकरी। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा होगा, वरुण हो जाएगा। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, है ना। जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी होती है वो कहां पाई जाती है, तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों के बीच, या फिर मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच। ये भी ग्रह ही होते हैं लेकिन साइज में बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सूर्य के चारों ओर घूमते हैं लेकिन साइज में छोटे होने के कारण इसको क्या बोल दिया गया, क्षुद्र ग्रह। एक चीज और याद रखेंगे, 2006 में प्लूटो को, पहले कितने ग्रह थे हमारे, 9। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। क्यों रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उसका आकार जो है वो छोटा था, जो उनका स्टैंडर्ड है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है ना, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, बुध है। अगर मैं आपसे पूछूं सूर्य के चारों ओर सबसे पहले कौन घूम जाएगा, कौन सा ग्रह, तो आप इजीली बता सकते हो, जो सबसे नजदीक है वो सबसे पहले इसका चक्कर लगा लेगा, बिल्कुल। और सबसे लेट से कौन घूमेगा, वो घूमेगा वरुण, क्योंकि सबसे ज्यादा दूर वरुण है। इसको घूमने में लगते हैं 88 दिन, 88 डेज। हमारी पृथ्वी को घूमने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन। हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 दिनों में। जो बुध है वो कितने दिनों में, 88 दिनों में, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा नजदीक है। अब देखें, अगर आपको ग्रहों की कोई डेफिनेशन पूछ ले कि ग्रह किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है, ग्रह उसे बोलते हैं जिसके पास ना तो खुद की प्रकाश हो, ग्रहों के पास ना तो प्रकाश होता है और ना ऊष्मा हो। तारे किसे कहते हैं, तारे उसे कहते हैं जिसके पास खुद की प्रकाश भी हो और खुद की ऊष्मा भी हो। ग्रह और उसे कहते हैं जो तारों के चक्कर लगाते हैं। पहला तो ग्रहों का डिफिनेशन, जिसके पास ना तो खुद का प्रकाश हो ना खुद की ऊष्मा हो, और ये तारों का क्या करते हैं, चक्कर। यहां पे तारा हमारा क्या है, सूर्य है। एक होते हैं उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं, तो उपग्रह भी उसे कहेंगे जिसके पास ना तो खुद की प्रकाश हो ना खुद का ऊष्मा हो, और जो ग्रहों का क्या करते हो, चक्कर लगाता हो। अभी क्या है कि कुछ दिनों पहले तक बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह थे, अभी कुछ दिनों पहले तक बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि शनि का भी कुछ और ग्रह खोज लिया गया। तो अगर अभी रिसेंट में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, शनि के, अप्रॉक्स इसका 88 हो गया है। अभी रेगुलर खोज मतलब जो भी खोजबीन है वो जारी है। इसका कितना है, 76 के आसपास। आपसे नंबर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इस पे रिसर्च चल रहा है, हमेशा पूछा जाता है। बस ये आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उपग्रह है किस ग्रह के हैं, शनि के। उसके बाद किसके हैं, बृहस्पति के। उसके बाद किसके हैं, अरुण के। उसके बाद किसके हैं, वरुण के। उसके बाद मार्स का। मंगल का कितना है, 2, डिमोस और फोबोस। आगे चल के आपको एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगा, अपने एक्सिस पे कितने देर में घूमता है, सूर्य के चारों ओर कितने देर घूमता है, पृथ्वी का कितना है, 1, आप सबको पता होगा, चंद्रमा। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है और मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं है।
इससे और भी क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल में वे में आपको यह समझना है, अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा था, आंतरिक ग्रह, कि बड़े ग्रह कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह या फिर बाह्य ग्रह। बड़े ग्रह कौन से होते हैं, आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह। आप डायग्राम से बता सकते हो कि बाह्य ग्रह तो चारों ही बड़े हैं, आंतरिक ग्रह क्या है, छोटे हैं। ज्यादा उपग्रह जो हैं वो किस ग्रह में होते हैं, आंतरिक ग्रह में, बाह्य ग्रह में, ऑलमोस्ट बाह्य ग्रह में होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे, सभी ग्रहों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, इनका रेवोल्यूशन क्या है, कितने देर में घूमते हैं, इनके उपग्रह क्या हैं, नाम क्या हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक।